नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय और आज सरोकार में बात भोजन के अधिकार यानी खाद्य सुरक्षा की। आप सबको पता है कि आज देश में हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, हर तीसरी औरत मैलन्यूट्रिश्ड है और हर दूसरी औरत एनीमिक है। लाखों लोग ऐसे हैं जो 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मगर उन्हें 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो पा रही है। और शायद इन्हीं सवालों को हल करने के लिए सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि फूड सिक्योरिटी बिल जल्द से जल्द लाया जाए। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर। और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नरेश चंद्र सक्सेना जी हैं, जो कि सदस्य हैं राष्ट्रीय सलाहकार परिषद यानी नैक के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नैक वो संस्था है जिसे इस फूड सिक्योरिटी बिल को लाने का क्रेडिट दिया जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हनन मुल्ला साहब हैं, जो कि सीपीएम के नेता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है हनन मुल्ला साहब। हमारे साथ विराज पटनायक हैं, जो कि खाद्य सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार रह चुके हैं। विराज, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ तजामुल हक साहब हैं, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के। बहुत बहुत स्वागत है हक साहब आपका भी। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं इस बिल की खास बातें क्या हैं। खाद्य सुरक्षा का जो सरकारी वादा है उसके मुताबिक हर आदमी को हर महीने 5 किलो अनाज मिलेगा और सामान्य और प्राथमिकता वाले परिवार में कोई भेद नहीं किया गया है। सस्ते अनाज की कीमत की अगर हम बात करें तो चावल 3 रुपए प्रति किलो, गेहूं 2 रुपए प्रति किलो और मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लोगों को मुहैया कराया जाएगा। ग्रामीण आबादी 75% और शहरी आबादी 50% इसमें कवर होगी और कुल मिलाकर देश की कुल आबादी के 67% लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा। और इस पर तकरीबन 1.3 लाख करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही जा रही है और इसके लिए 61 मिलियन टन अनाज की जरूरत की बात कही गई है। तो ये है वो आंकड़े जिसके आधार पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की 67% आबादी को इस राइट टू फूड के तहत कवर करने की कोशिश की गई है। नैक वो संस्था है जिसने इस बिल की परिकल्पना की और इसे आगे बढ़ाया। इसलिए सक्सेना साहब, आप ही से इसकी शुरुआत करना चाहूंगी। बहुत सारे लोग बहुत सारी सवाल उठा रहे हैं, खास तौर से इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि इसे लागू कैसे किया जाएगा। लेकिन मैं पहले ये जानना चाहती हूं कि इसका उद्देश्य क्या है और इसका फायदा लोगों को कैसे मिलेगा। देखिए, जैसे आपने स्वयं कहा कि हमारे देश में यद्यपि ग्रोथ तो काफ़ी हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन फिर भी हमारे देश में 20-25% व्यक्ति ऐसे हैं जो कि भुखमरी के शिकार हैं और कुपोषण भी तो आधे से अधिक बच्चे कुपोषित हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम न सिर्फ एक अच्छा प्रोग्राम चलाएं बल्कि उस प्रोग्राम को एक लीगल शेप दें ताकि भारत सरकार पर, राज्य सरकारों पर, अधिकारियों पर एक प्रेशर रहे कि वो परफॉर्म करें। साथ ही साथ जो ग्रामीण जनता है या जो शहरी जनता है, जो गरीब लोग हैं, वो भी डिमांड करने का उनको एक राइट हो, एक लीगल राइट हो। इसीलिए ये एक हमने एक लॉ बनाने का प्रयास किया जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को हम कवर कर सकें। क्योंकि अभी तक का अनुभव ये रहा है कि जब भी हम कम लोगों को बीपीएल परिवारों तक ही सीमित रखते हैं तो उससे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की एरर्स बहुत हो जाती हैं। गरीब लोग छूट जाते हैं और अमीर लोगों को उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अगर इसको हम बढ़ा दें, कवरेज को बढ़ा देंगे, तो उससे जो हमारी गलतियां हैं आइडेंटिफाई करने की, वो भी बहुत कम हो जाएंगी। जी विराज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लिव का अधिकार तभी पूरा हो सकता है जब राइट टू फूड सबको मिल सके। क्या इस बिल के जरिए वो जो समस्या है उसको सॉल्व किया जा सकेगा या उसको एड्रेस करने की कोशिश पूरी हो रही है? मुझे लगता है कि इस बिल में कुछ अंश हैं जिसका आपने जिक्र नहीं किया, मैं पहले उसको जोड़ना चाहूँगा। इसमें 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको इस बिल के दायरे में लाया जा रहा है और सर्वव्यापीकरण करके जो ICDS या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या जिसे हम आंगनवाड़ी कार्यक्रम कहते हैं, उसे जोड़ा गया है। एक दूसरा, जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, खास करके सरकारी स्कूल या सरकारी एडेड स्कूल्स में, उनको मध्याह्न भोजन मिल रहा है। तीसरा, माताओं को 1000 रुपये प्रति माह 6 महीने के लिए, जो गर्भवती माताएं हैं उनके लिए मैटरनिटी एंटाइटलमेंट के रूप में
एक नई पहल की जा रही है, ये तीसरी बात। और चौथी बात, इन सब को लेके एक ढांचा बनाया जा रहा है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन का जो इशू है उसके लिए ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। तो ये 4 चीजें और जुड़ी लेकिन हैं। विराज जी, ये आईसीडीएस की प्रोग्राम की बात हो, चाहे वो आरएमएसए की बात हो, चाहे वो मिड डे मील की बात हो, ये तमाम प्रोग्राम्स तो पहले से चल रहे हैं, फिर इस बिल में नई बात क्या है? बिल्कुल, इसमें नई बात यह है कि इसको एक कानूनी ढांचे में डाला जा रहा है और ये बहुत ज़रूरी था कानूनी ढांचे में डालना, क्योंकि कल अगर सरकार चाहती तो वो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम बंद कर देती, आईसीडीएस कार्यक्रम बंद कर देती, या उसके स्वरूप जो आज का स्वरूप है उसमें छेड़छाड़ कर देती फिस्कल ग्राउंड्स में कि इसको खर्चा कम करना है। अब वो संभव नहीं हो पाएगा, आपको पार्लियामेंट जाके इसको बदलना पड़ेगा। तो कानूनी ढांचे में डालना बहुत जरूरी है, अधिकार बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन आपका जो सवाल था, क्या इससे सारी समस्याएं दूर हो जाएगी? नहीं होगी, और 3 कारण हैं उसके मुख्य रूप से। पहली बात कि आपने जो डिवीजन किया है कि आपने कहा है कि 75% ग्रामीण क्षेत्र और 50% शहरी क्षेत्र, आपको ये देखना था कि गरीबी के हिसाब से इसको बांटना था, क्योंकि हो सकता है कि बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में जहां गरीबी ज्यादा है वहां ज्यादा प्रतिशत लोगों को कवर करना था। और मान लीजिए जो शहरी क्षेत्र हैं, दिल्ली, बॉम्बे है, अगर आपको टारगेटिंग करना था, मैं तो मानता हूं कि सभी के लिए ये अधिकार होना चाहिए था, सर्वव्यापीकरण करना था। लेकिन अगर आप इसको टारगेटिंग कर रहे थे, यूनिफॉर्म क्राइटेरिया जब आप लगाते हैं, आप ये सोचिए कि छत्तीसगढ़ के कांकेर शहर में 50% लोगों को आप देंगे और दिल्ली में भी 50% लोगों को देंगे, या नोएडा में आप 50% लोगों को देंगे, गुड़गांव में 50% लोगों को देंगे। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी कमी रही है। दूसरी चीज कि ये जो ढांचा है पूरा, इसमें ग्रीवांस रिड्रेसल, जो शिकायत निवारण का मैकेनिज्म है, वो बहुत वीक है। जी, तो ग्रीवांस रिड्रेसल पे बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो फायदे की बात हम कर रहे हैं उसी को बात करें। एक तो समस्या ये है ही कि टारगेटेड ग्रुप जो बनाए गए हैं या टारगेटेड पर्सन जिन लोगों को चुना गया है उसमें कुछ कमियां रह गई हैं हनन मुल्ला साहब। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात मैंने देखी कि 2 बच्चों से ज़्यादा जिनके परिवार में बच्चे होंगे, क्या उन माताओं को भी या उन परिवारों को भी इसका फ़ायदा मिल पाएगा या नहीं? ये एक सीपीएम की तरफ से लंबे समय से इस पर मांग उठाई जाती है। इसमें हमारा ये कहना है, जो बहुत सारे स्पेशल ग्रुप के बाद जो कॉन्सेप्ट पहले रहा था, अभी उसको जो कम्युनिटी किचन से उसको निकाल दिया गया। तो इसमें तो उसको फ़ायदा जो मिलना चाहिए था वो तो मिलेगा नहीं, स्पेशल ग्रुप निकल गया। इसके अलावा जो हमारा 5 केजी में कर दिया, 5 किलो से 5 केजी होगा महीना में, तो 3 मेंबर होगा तो 15 किलो होगा एक महीना। वो 3 मेंबर के लिए 15 किलो चलेगा नहीं, उसको बाजार में जाना पड़ेगा खरीद करने के लिए, उसको भी एक हिस्सा के खरीदने के लिए मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट करने का होगा, उसका सिक्योरिटी यहाँ थोड़ा बाधित होता है। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट सेक्टर को लिया जा रहा है। आपको चिंता इस बात की को लेकर है कि क्या सबको इसका हक मिल पाएगा? अभी तो इस पर सवाल हैं, लेकिन हक साहब एक और सवाल है, वो सवाल है कि किसानों को क्या अपने अन्न उगाने का और सबका पेट भरने का जो कीमत है वो मिल पाएगा कि नहीं? अच्छा, कीमत की बात अगर कहा आपने तो मिलना चाहिए। देखिए, 2 बातें इसमें, सरकार की नीति और नियत पे तो मैं विश्वास नहीं रखता, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है इसमें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप कम से कम सक्सेना साहब की नीति और नियत पे तो विश्वास, सक्सेना साहब में तो बहुत विश्वास है मेरे को, क्योंकि हम तो इनके चेले हैं। प्रॉब्लम ये है कि आज के दिन में अगर आप पीडीएस को स्ट्रेंथन करके फूड सिक्योरिटी डिलीवर करना चाहते हैं, वो एक अलग इशू है। साथ साथ आप पीडीएस रिफॉर्म करके फिर कैश ट्रांसफ़र और बाकी चीज़ें भी लाना चाहते हैं, अगर वो आपका इंटेंशन है, नियत है, तो ये सारे पर्पस डिफीट हो जाएगा, फार्मर्स भी मर जाएंगे। अभी जो आपका पीडीएस सिस्टम ने ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो मैकेनिज्म है उसको मेंटेन कर रखा है। जिस दिन पीडीएस का सिस्टम खत्म करके आप कैश ट्रांसफर में जाएंगे, उस दिन आपका अभी तो फिलहाल कैश ट्रांसफर के जरिए नहीं, लेकिन प्रोविजन है उसमें, लेकिन उसमें है, उस प्रोविजन है, ऑलरेडी प्रोपोजल में इंक्लूडेड है ये कि पीडीएस रिफॉर्म्स की भी बात उन्होंने कहा है, ये नहीं कि नहीं कहा है। आप देखिए, उसको पढ़ के देखिए। तो एक जो आगे के दिनों में जो मुझे डेंजर लग रहा है कि दिखाने के लिए कि मैं फूड सिक्योरिटी बिल ला रहा हूँ, और आगे धीरे धीरे फिर चूंकि इम्प्लीमेंटेशन में ये प्रॉब्लम आ रहा है, आपका सब्सिडी बिल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो धीरे धीरे कैश ट्रांसफर में चले जाओ, और वो भी बाद में इम्प्लीमेंट किसको कहाँ दोगे नहीं दोगे मार्केट पे छोड़ दो। तो वो एक आगे के दिनों में एक डेंजर मुझे क्लियरली दिखता है। सक्सेना साहब, आपने 3 लोगों को सुना और समस्याएं इतनी ज्यादा हैं, खतरे इतने ज्यादा हैं कि लगता है कि आपको एक-एक का अगर जवाब देंगे तो पूरा 1 घंटा निकल जाएगा। देखिए, किसी भी सरकार की ये हिम्मत नहीं है कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको हटा दे। तो किसानों को जो दाम मिलता है,
अभी जो खरीद करने का सिस्टम है वो चलता रहेगा। उसमें सुधार की आवश्यकता है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जैसे बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, जहाँ पर धान पैदा होता है वहाँ पर धान की खरीदारी नहीं हो रही है, बल्कि होता ही है धान चला जाता है राइस मिलर को और चावल खरीदते हैं। उससे मैंने खुद वाराणसी में गया था, वाराणसी में मैंने देखा कि जब पंजाब में किसान को 11 रुपये प्रति किलो मिल रहा है तो बनारस में सिर्फ 6 रुपये 5.5 रुपये मिल रहा था। तो किसान इसमें लुट जाता है, क्योंकि ये जो हमारे राइस ग्रोइंग एरियाज हैं यहाँ पर भी हमें डायरेक्ट परचेज करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है खाद्यान्न का वो पहले 210 केजी तक पहुंच गया था प्रति वर्ष में, वो गिर कर करीब करीब 200 के पास पहुंच गया है। उत्पादन गिर रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के गोदाम बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि उपलब्धता जो है, जिसे कहते हैं अवेलेबिलिटी, भारत सरकार ने स्वयं अपने इकोनॉमिक सर्वे में इस बात को माना है कि जो उपलब्धता है वो पहले 500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी, आधा किलो के आसपास, वो गिरते 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 440 ग्राम पर आ गई है। तो बहुत ही ये इसी से हंगर बढ़ती चली जा रही है। विराज, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फटकार भी लगाई थी कि आपके जो गोदाम है वहां पे अनाज सड़ रहे हैं। आपने जैसा अभी बातचीत में बताया 6.5 करोड़ मीट्रिक टन अनाज गोदामों में सड़ रहे हैं और लोग भूखों मर रहे हैं। एक तो ये समस्या है, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है, तीसरी ये समस्या है कि जितनी ज़रूरत है क्या उतना अनाज आने वाले 25 साल 30 साल बाद भी लोगों को मिलते रह पाएंगे? मैं तीसरे सवाल से शुरू करता हूं, क्योंकि इस मेरे हिसाब से सबसे अहम सवाल है। आज की तारीख में जितना अनाज चाहिए हम उससे अधिक अनाज कर रहे हैं। लेकिन ये भी जैसे डॉक्टर सक्सेना ने कहा कि अगर एग्रीकल्चर में हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अगर कृषि क्षेत्र में और किसानों के लिए नहीं करेंगे और इरिगेशन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लैंड पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लैंड रिफॉर्म जो बहुत फंडामेंटल चीज़ है वो नहीं करेंगे, तो आप जो कह रही हैं एकदम सही है, 25 से 30 साल में हमको समस्या आ सकती है। रहा दूसरा सवाल जो डॉक्टर सक्सेना ने कहा, मैं एनएसी की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था और सरकार में भी जब बिल बन रहा था, हमने भोजन के अधिकार अभियान की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बार मिन्नत की कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको आप एक लीगल गारंटी बना दीजिए। आज आप गारंटी तो दे ही रहे हैं, अगर आपने इसको एक लीगल गारंटी बिल में बना दिया होता तो वो किसानों को मदद करती। तीसरी बात जो हम कह रहे थे कि अनाज की सही जगह क्या है, अनाज की सही जगह गोदाम नहीं है, अनाज की सही जगह उस किसान के पेट में है जो आज अनाज उगा रहा है लेकिन उसके पास नहीं है खाने जी, के लिए। न सिर्फ किसान के, उस भूखे इंसान के पेट में है, जिसको असली जरूरत है कि उसे 2 जून की रोटी मिल सके। इस चर्चा को जारी रखेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कुछ और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अन्न की ज़रूरत गोदामों में नहीं, बोरियों में नहीं, इंसान की भूखे इंसान के पेट में है। लेकिन उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, सक्सेना साहब आप ही से शुरुआत करना चाहूँगी, वो ये है कि 1993 तक जो यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम था, जिसमें सभी को अनाज का अधिकार था और लोग पीडीएस के थ्रू अनाज लिया करते थे, उसमें और ये जो राइट टू फूड लाया जा रहा है, इसमें क्या फ़र्क है? देखिए 93 तक ऑन पेपर यूनिवर्सल ज़रूर था, लेकिन नंबर ऑफ शॉप्स उस समय 2 लाख थी, जो बढ़ के 5 लाख हो गई हैं। बहुत सारे रूरल एरियाज में पीडीएस का कवरेज बहुत ख़राब था। और तीसरी बात ये थी, जो प्राइस इस पे मिलता था वो प्राइस और ओपन मार्केट प्राइस में डिफरेंस बहुत कम था। तो मतलब अगर ओपन मार्केट में 6 रुपये मिल रहा है तो आपको यहाँ से 4 रुपये मिलेगा, तो बहुत से लोग लेते भी नहीं थे। और चौथी बात ये थी, एंटाइटलमेंट उस समय सिर्फ 15 केजी का था। 15 केजी से हल्के हल्के जैसे जैसे हमारा लेट 90s में जैसे जैसे हमने देखा कि उत्पादन बढ़ रहा है और गोदामों में गल्ला और आ रहा है, 15 से 20 किया, 20 से 25 किया, फिर 35 किया, फिर अंत्योदय अन्न योजना लागू की। लेकिन तो कम से कम उस समय लोगों के घरों में 5 किलो 15 किलो कुछ तो अनाज आ जाया करता था, अब तो वो भी नहीं आ रहा। लोगों की बात ना करें आप, क्योंकि उस समय अगर आप देखें टोटल कितना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, उस समय अगर आप मिड 90s तक पिक्चर देखेंगे, मुश्किल से 15 मिलियन टन ही पीडीएस माध्यम जाता था, जो बढ़कर अब 50-55 मिलियन टन जा रहा है। लेकिन 15, क्योंकि
अर्बन एरियाज में ही लोगों को मिल रहा था, रूरल एरियाज में कवरेज पीडीएस की बहुत खराब थी और प्राइस डिफरेंस बहुत कम था। अब प्राइस डिफरेंस ये है कि 20 रुपए में ओपन मार्केट में है और 3 रुपए में हम दे रहे हैं या 5 रुपए में दे रहे हैं। ये बात ज़रूर है कि यूनिवर्सल होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सल करने के लिए अगर हम कर देंगे तो फिर हम 35 किलो नहीं दे पाएंगे, 25 किलो भी नहीं दे पाएंगे, मुश्किल से हम दे पाएंगे 16 से 17 किलो तक। तो इसलिए जो बहुत सबसे गरीब लोग हैं उनको नुकसान हो जाएगा, अनलेस हम साथ साथ उत्पादन बढ़ाएं और प्रोक्योरमेंट बढ़ाएं। जैसे मैंने कहा कि बिहार में, वेस्ट बंगाल में, ये जो ईस्टर्न इंडिया है, इसमें प्रोक्योरमेंट का बहुत स्कोप है बढ़ाने का। अगर हम वो बढ़ा सकें, उत्पादन बढ़ा सकें, तो इसको यूनिवर्सल कर देना चाहिए। इसमें मैं ये जोड़ना मैं इन डॉक्टर सक्सेना जी से हमारी कई मुद्दों पे सहमति होती है, पर इसमें मैं असहमति जताना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सल भी करते हैं आज की तारीख में, अगर आप कहते हैं कि 100% जनता को अधिकार आपने दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि 100% लोग जाके उसको उठाएंगे। अगर आप तमिलनाडु देखें, तमिलनाडु में जो टॉप क्विंटाइल है, जो सबसे अमीर लोग हैं 25%, वो नहीं उठा रहे हैं अनाज। उन्होंने सरकार को लिख के दे दिया कि हम नहीं उठाएंगे। अगर आप इसको फैक्टर इन करें, अगर यूनिवर्सल राइट आपने क्रिएट किया होता तो 75 से 80 मिलियन मेट्रिक टन एट पीक आपको लगता, और मुझे लगता है कि प्रोक्योरमेंट बढ़ाने से वो संभव था। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि अगर, क्योंकि ये जो फूड है वो स्टेट का मामला है, और अगर कोई स्टेट चाहे कि हम यूनिवर्सल राइट दें, तो क्या इसके तहत दिया जा सकता है? ये किया जा सकता है, दे रहे हैं बहुत से स्टेट्स दे प्रॉब्लम रहे क्या होगा, ये भी फंडिंग का सवाल है। इसमें जो फंडिंग का प्रोविजन है ये फेडरल प्रिंसिपल का खिलाफ है। इस बिल में 20 जगह में 20 जगह में है एज सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड, तो ये स्टेट का विषय है, मगर सब कुछ डिसीजन करेगा सेंट्रल। वो जो आइडेंटिफिकेशन करेगा वो कैप कर देगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसी का बाहर ना जा सकता। जो स्टेट गवर्नमेंट देखता है उसका राज्य में क्या हाल है, वो अपना बात को रख नहीं पाएगा। फिर पैसा कहाँ से आएगा? 75% तो पैसा स्टेट का सब तो सेंटर का पास आता है, ये डेवोल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए पैसा का खर्चा, फिर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, और भी कुकिंग का खर्चा, बहुत कुछ खर्चा है। वो खर्चा कौन उठाएगा? जैसे एक ये सवाल है। दूसरा जो सवाल है इसमें खतरनाक है, इसको अभी 3 रुपया बोल रहा है, मगर हर 3 साल में इसको रिव्यू किया जाएगा और धीरे धीरे इसको एमएसपी के साथ कर दिया जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसी दाम के साथ धीरे धीरे उसको बराबर किया जाएगा, तो एक्चुअली मार्केट प्राइस में चला जाएगा तब। और उस परिस्थिति में क्या, आई डू नॉट नो क्या हाल होगा। कर दो यहाँ पर कि राज्य सरकारों को पूरा अधिकार है। अब देखिए छत्तीसगढ़ ने, तमिलनाडु ने इसको यूनिवर्सल कर रखा है, उनका अधिकार है। वो चाहे फ्री बांटना चाहे फ्री बांट सकते हैं, लेकिन चाहे फिर एक वो रुपए में देना जो चाहे हनफुल्ला साहब जो सवाल उठा रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा? नहीं, पैसा, यही तो बात है। भारत सरकार अगर सही सारा पैसा आना है तो भारत सरकार को भी देखना पड़ेगा कि उनके पास कितना पैसा है। अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं, ना अनलिमिटेड पैसा है, ना ही अनलिमिटेड अनाज है, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा कि कहाँ से पैसा है। इसमें झगड़ा भी होगा। कंज्यूमर सोचेंगे प्राइस किसान को दिया जा रहा है, किसान के वजह से हमारा दुख हो रहा है, और इसको कम दाम में देगा तो किसान सोचेगा इसलिए हमारा एमएसपी कम हो रहा है। ये किसान और कंज्यूमर को लड़ाने का, ये हमारा देश में लड़ाने का जो तरीका है, ये भी एक लड़ाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। किसान और कंज्यूमर में एक दूसरे को दुश्मन मानने लगेगा। ये बहुत खतरनाक है देश के लिए। किसान भी कंज्यूमर से, खास करके स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, तो सारे टेकर्स ही होंगे, वो एक अलग इशू है। लेकिन मेरा जो मेन ऑब्जेक्शन है इस पर्टिकुलर बिल में, कि जैसे कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी 35 किलो दे रहे हैं, तो आप 25 किलो का प्रोविजन रख रहे हैं, और वो भी पर हेड 25 किलो भी नहीं, एक हिसाब से 5 किलो पर पर्सन। अगर 3 पर्सन है तो 15 ही हो जाएगा, तो विच विल नॉट बी एडिक्वेट। तो एक तो सिचुएशन ये है। दूसरी बात यह है कि आपने जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल फैमिलीज, हाउस होल्ड्स, और जो ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात कही, उसमें बहुत इनएडिक्वेसी है। ग्रीवेंस रिड्रेसल में जब तक आप लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस को और लोकल ग्राम सभा वगैरह को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो इसमें आप सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के ऊपर ही अगर आप छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम आएगा। फिर सेम वही ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर व्हिच इज नॉट डिलीवरिंग टुडे विल फेल टू डिलीवर टुमारो, नो मैटर व्हाट एवर यू डू इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। थोड़ा सा जोड़ूंगा कि जो एनएसी ने ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म किया था, एनएसी के बिल के कई पहलू से मैं सहमत नहीं था, लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी उनके बिल में वो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म थी। लेकिन जब ये सरकारी बाबुओं ने इसे एक अंग्रेजी में हम कहते हैं जॉब्स फॉर द बॉयज, अपने लिए नौकरी क्रिएशन का एक मौका कर दिया, और ये पूरा ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम जो मिनिस्ट्री ने उसको एक मजाक सा बना दिया है। क्योंकि एक डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है
जो कोई और विभाग का है, लेकिन अगर उसने आईसीडीएस में कभी काम किया होगा तो वो डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो नेशनल कमीशन का हेड हो सकता है। जबकि हम लोग, और अगर आप देखें एनआरईजे का एक्सपीरियंस देखें, या अभी जो लोकपाल की चर्चा हुई उसका एक्सपीरियंस देखें, या जो सरकार का अपना बिल ग्रीवांस रिड्रेसल पब्लिक सर्विसेज बिल है उसको देखें, उसकी तुलना में इस बिल में ग्रीवांस रिड्रेसल एक बहुत बड़ा गैप है। और मैं कमजोर है, हाँ, और मैं बहुत कमजोर है, इसमें कोई ग्रीवेंस तो दूर तो नहीं होगा। इसका मतलब ये जो अधिकार देने की बात कही जा रही है, ये अधिकार मिलने से पहले ही छिनता हुआ दिख रहा है। देखिए बहुत सारी कमियां इसमें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तक हमने ये तय नहीं किया कि ये जो 25% एक्सक्लूड होंगे इसका बंटवारा कैसे होगा। 25% एक्सक्लूड सेंट्रल लेवल पे हैं, लेकिन हो सकता है हम सिर्फ उड़ीसा में 15% एक्सक्लूड करें, पंजाब में 50% एक्सक्लूड करें, वो रेशियो तय नहीं हुआ है। आइडेंटिफाई कैसे किए जाएंगे ये हमने तय नहीं किया है। ग्रीवांस रिड्रेसल का जो काम है वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक है, बहुत अच्छा काम किया है इसमें छत्तीसगढ़ ने। उन्होंने क्या क्या हुआ कि मोटर बाइक राइडर्स हैं और कॉल सेंटर है, अगर आपको गल्ला नहीं मिला फौरन शिकायत कीजिए, फौरन 1 दिन 2 दिन के अंदर एक मोटर बाइक राइडर जाएगा आपके गांव में, पता करेगा कि क्यों आपको अनाज नहीं मिला। तो इस प्रकार की व्यवस्था करना मुश्किल काम नहीं है। नहीं, अगर मुश्किल नहीं है, अगर एनएसी की तरफ से इस तरह के सजेशंस भी थे तो फिर आखिर इसको अपनाया क्यों नहीं गया? ये तो भारत सरकार से पूछिए ये बात तो भारत सरकार को बताने की बात है। भारत सरकार ने शायद ये सोचा होगा कि इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिवली लागू करेंगे, इसका बिल में लाना, लॉ में लाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। बहुत सारी बातें, देखिए बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। कितने आदमी कहाँ एम्प्लॉय किए जाएंगे, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, अलग अलग स्टेट में हो सकता है राज्य सरकारें अलग अलग तरीके से लागू करना चाहें ग्रीवेंस रिड्रेसल का काम। साथ ही साथ एक पब्लिक सर्विसेज एक्ट लागू हो गया है, कई राज्यों ने, जितने भी गरीब राज्य हैं हमारे, उन्होंने सभी ने पब्लिक सर्विसेज एक्ट लागू किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली उसमें पीडीएस अभी तक नहीं डाला किसी स्टेट ने। पीडीएस डाल देंगे तो फिर एक उनको भी राइट मिल जाएगा और ग्रीवेंस का एक मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। भारत सरकार भी ग्रीवेंस के बारे में एक बिल अलग से ला रही है और उसमें हो सकता है प्रोविजन किया जाए। यहाँ पे आप जो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव है, मैं नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है नियत पे भी शक है, क्योंकि एनएसी ने सजेशन दिया था कि कम्युनिटी किचन्स होना चाहिए, कि शहरी गरीब के लिए आपको पका हुआ खाना, दिल्ली सरकार कर रही है आपकी रसोई योजना, छत्तीसगढ़ में दाल भात अन्नपूर्णा योजना चल रहा है, आपको याद होगा महाराष्ट्र में एक ज़माने में झुमका भाकर योजना चला, इसमें सब्सिडाइज फूड आप दे रहे हैं, आप कॉस्ट रिकवरी भी कर सकते हैं, वो आपने काट दिया। दूसरी बात, एनएसी ने रेकमेंड किया था, जहां जो आप ये कह रहे हैं कि ये सारी योजनाएं जो कम्युनिटी किचन की राज्य सरकारों की तरफ से चलाई जा रही हैं, क्या इस राइट टू फूड के अलावा राज्य सरकार चाहे तो इस तरह की कम्युनिटी किचन योजना नहीं चला सकती? बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन हर राज्य सरकार के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, ना पॉलिटिकल, क्योंकि ये तो केंद्र सरकार का रिसोर्सेज कहां से आए। दूसरी बात, एनएसी ने रेकमेंड किया था कि जहां फ्लड हो, ड्राउट हो, जहां सबसे ज्यादा जरूरत है वहां आपको 6 महीने तक इंटरवीन करना पड़ेगा। एक स्टारवेशन प्रोटोकॉल उन्होंने अपने बिल में दिया था, जो बहुत जरूरी था और बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अगर आप ये बिल देखें तो क्लॉज 54 जो है, सेक्शन 54, वो ये कहता है कि अगर कहीं पे आपातकालीन स्थिति हो जाती है, वहां पे कैश ट्रांसफर, तो वहां पे सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि आप ज्यादा जरूरत जब होगा, जब ज्यादा जरूरत होगा तब सरकार विड्रॉ कर लेगा। तो फ्लड, ड्राउट हमारा देश में कॉमन है, हर साल में होता है। तो इस परिस्थिति में ये दोनों में आप नहीं बांटेंगे खाना, तो ये क्या, किस लिए फूड सिक्योरिटी है? मुझे लग रहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव तो जो कहा डॉक्टर सक्सेना वो कुछ हद तक की हो सकता है सही हो, लेकिन नियत का भी सवाल है इसमें। जी, और उसके अलावा एक नियत पर और भी सवाल उठाए जा रहे हैं, खास तौर से उसको लेके कि जहां पर भुखमरी के शिकार हैं लोग और जहां पर कुपोषण के शिकार हैं, उसमें ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है कि भुखमरी के शिकार लोगों को किस तरह का फायदा मिलेगा और जो कुपोषण के शिकार हैं उसको दूर करने के लिए क्या किए जाने की जरूरत है? इसमें हमारा एक तो हम इसका हमारा बहुत ऑब्जेक्शन हम किया था, ये डेस्टिट्यूट और स्टार्वेशन, इसमें क्या अंतर है? तुम डेस्टिट्यूट के लिए बोल रहा है कि एक बार देंगे, यार कि स्टार्वेशन के लिए तुम बोलेंगे 2 बार देंगे, तो ये तो ऐसा आर्टिफिशियल डिविजन है। और कौन करेगा डिस्ट्रीब्यूशन? आपका आज तक हिंदुस्तान में 64 साल में एक भी स्टार्वेशन में डेथ नहीं हुआ, सरकार कभी स्वीकार नहीं किया स्टार्वेशन डेथ है। तो बीमार में हुआ, ये हुआ, स्टार्वेशन का कहाँ, कौन तय करेगा स्टार्वेशन डेथ हुआ, स्टार्वेशन है? ये अजीब अजीब एक काल्पनिक कुछ फायदा इसको क्लॉज में रखा गया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसा नहीं चल सकता। कहना चाहूंगा, देखिए कुपोषण जो है एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स इशू है। फूड सिक्योरिटी
और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में बड़ा फ़र्क है। कुपोषण शिकार बच्चे इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो जल्दी बच्चे की शादी हो जाती है, बच्चे की जल्दी बच्चे पैदा हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो वहाँ पर सैनिटेशन के इंतजाम है बहुत ख़राब है। सैनिटेशन में और कुपोषण में बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि हाइजीन अगर गांव में नहीं होगी तो कुपोषण बढ़ता चला जाएगा, डायरिया बच्चे को हो जाएगा और वो वेट गेन नहीं कर पाएगा। तो साथ ही साथ हमें और जो हमारे कार्यक्रम हैं कुपोषण रोकने के लिए उन पर ध्यान देना चाहिए। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जो अब्दुल्ला साहब ने बहुत सही कही कि इसमें ICDS में बहुत ही दुर्भाग्यवश बात यह है कि करप्शन बहुत है और सारा का सारा जो पैसा आता है वो एक ग्रैंड करप्शन का साधन बन गया है, क्योंकि हमने उसमें रेडी टू ईट फूड देना शुरू कर दिया है और उसमें बहुत ऊपर से नीचे तक सब लोग पैसा बना रहे हैं और पहुंचता नहीं है। एक गोरखपुर जिले का स्टडी किया गया जो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक IAS ऑफिसर ने स्टडी की, मालूम पड़ा कि 80% जो रेडी टू ईट फूड है वो जानवर खा रहे हैं या बाजार में बेच दिया जा रहा है। तो इसमें एक जो सेंट्रलाइज करप्शन है बहुत अधिक है। जैसे आपने अगर इस बिल में भी देखा होगा प्रपोजल जो है, इसमें भी कहा गया है कि जब मिल की बात आती है तो हॉट कुक्ड मिल भी है, साथ साथ रेडी टू ईट मिल भी है और ऑल्टरनेटिव्स भी है। तो कहने का मतलब ये जब तक आप अभी इसी में ही क्लियर नहीं करेंगे तो डिफिशियंसीज आपकी रह ही जाएगी और करप्शन का स्कोप रहेगा। इनफैक्ट बिल में तो ये कहा गया है कि आप इतना ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट, इतना ग्राम ये इसको फोर्टिफाई कीजिए RDA के ये साथ। तो अभी बहुत दूर ये संभव ही नहीं होगा। ये तो बहुत दूर की बात है कि न्यूट्रिशियस फूड मिले, अभी तो सबको खाना मिल जाए यही बहुत जरूरी है। लेकिन उसमें भी शक इस बात को लेकर भी जताया जा रहा है कि तमाम दूसरी सरकारी योजनाओं की तरह कहीं ये भी करप्शन की भेंट न चढ़े, और उसे दूर करने के लिए सरकार की तरफ से इस बिल में क्या प्रावधान किए जा रहे हैं इसको और डिटेल में हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो बरसों से लटकी पड़ी योजना यानी राइट टू फूड की योजना सरकार अब जल्द ही अमल में लाने की तैयारी में है, लेकिन इस योजना को लेकर कई तरह के सवाल अभी पिछले चर्चाओं के दौरान हमने सुने। एक महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर भी है कि एक सपना तो दिखा दिया गया है कि सबको अन्न मिलेगा, सबको भोजन का अधिकार मिलेगा, लेकिन उस सपने की जो जमीन तैयार करनी है वो क्या जमीन तैयार है? अभी बिल्कुल तैयार है और तैयार रहेगा अगर सरकार ढंग से आर्थिक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करके रखे। तो उसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो है कि अब पूरा अगर ईस्टर्न इंडिया को देखें तो ह्यूज अनटैप्ड पोटेंशियल है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का, और अगला दिन में आपको जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ेगी पॉपुलेशन ग्रोथ के चलते फूड डिमांड बढ़ेगा तो उसको वहाँ से आसानी से मिटाया जा सकता है। मेरे इमीडिएटली उस तरह का प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता। जी, तो हम जो शुरुआत में ये चर्चा कर रहे थे कि आने वाले 25 साल बाद 30 साल बाद अन्न की ज़रूरत हमारा देश पूरा कर पाएगा कि नहीं, उसके लिए आप आश्वस्त? बिल्कुल है। और अभी आज अगर देखें पिछले महीने का ही रिपोर्ट में तो बिहार जैसे स्टेट में भी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में कह दिया कि हम 1 हेक्टेयर ज़मीन से 22 टन प्रोडक्शन कर सकते राइस। वो अगर इस तरह का अगर 20% एरिया भी बिहार का कवर हो गया, ईस्टर्न इंडिया का कवर हो गया, तो वही एक सुपर रेवोल्यूशन हो जाएगा एग्रीकल्चर में। तो आई थिंक वो फियर मुझे नहीं दिखता अगर थोड़ा टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में तो फियर क्या दिखता है फिर? फियर ये है कि गवर्नमेंट आज कहती है ठीक है 1000 करोड़ रुपये दिया, अगले दिन रियल टर्म्स में वो घटा देगा, एंड जो जिस तरह का प्रायोरिटाइजेशन चाहिए या इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर चाहिए वो है नहीं। अभी देखिए RKVY में कितना एक बड़ा फंड्स क्रिएट किया था कि लोकल लेवल पे प्लानिंग होगा और इस तरह से करके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा। ईस्टर्न इंडिया में खास करके फोकस भी था, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम जब देखते हैं तो RKVY का पैसा जो अनस्पेंड रह गया। बिहार जैसे स्टेट में कहते हैं कि 60% भी मतलब खर्च नहीं किया। तो पैसा एक तरफ आप वापस कर रहे हो, खर्च नहीं कर पा रहे हो, लोकल लेवल पे स्ट्रक्चर आपके पास है नहीं, लोग नहीं है प्लान करने के लिए, तो अब कैसे क्या करोगे? फार्मर्स को इन्वॉल्व करके एक पार्टिसिपेटरी प्लानिंग लोकल लेवल पे जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे और लोकल लेवल पे प्रोक्योर करके डिसेंट्रलाइज्ड फूड गवर्नेंस का सिस्टम नहीं क्रिएट करेंगे, तो इसी तरह से वही सेंट्रलाइज सिस्टम ही आप फिर से सुपर इम्पोज कर रहे हैं स्टेट के ऊपर, और वो आई थिंक इट विल फेल टू डिलीवर। देखिए, मैं फिर कहूँगा इस बात को कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रोग्राम से, डिलीवरी से लिंक्ड हैं। हर एक बात को अगर हम बिल में डाल देंगे उससे ये समझें कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव कर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप नरेगा को देख लीजिए, कहते तो हैं हम उसमें 100 दिन का आपको मिलेगा, वेज मिलेगा, 42 से घट के 34 हो गया है। हम कहते ये हैं कि 1 हफ्ते में आपको पेमेंट मिल जाएगा, 6 महीने से लेकर 2 साल लगते हैं पेमेंट में। तो इसलिए जो डिलीवरी इश्यूज़ हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ हैं, जो प्रोग्राम डिज़ाइन के इश्यूज़ हैं, वो अलग हैं। उनको हर बात को हम बिल में डालते चले जाएंगे तो बिल तो बनाते चले जाएंगे,
सारा मेहनत बिल बनाने में लग जाएगी, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल आश्वस्त नहीं हूँ कि आज भी हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन है वो सफिशिएंट है। जस्ट बिकॉज कि हमारे गोदामों में 80 मिलियन टन पड़ा हुआ है, इससे ये नहीं समझना चाहिए कि हमने बहुत गल्ला पैदा कर लिया है। हालत ये है क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, इसलिए वी मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन नीड एंड डिमांड। ज़रूरत उसकी है लेकिन वो मांग नहीं कर सकता क्योंकि पैसा नहीं है उसके पास। इसीलिए आप देखेंगे कि कुपोषण, हंगर बढ़ती चली जा रही है हिंदुस्तान में। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उत्पादन बढ़ाने पे बहुत जोर दें, क्योंकि हमारा जो उत्पादन घटा है। कितनी बड़ी विडंबना है कि एक तरफ तो हम 8-9% के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम जो है उन 3 सबसे पिछड़े देशों में शामिल हैं दुनिया के, जहां पर गरीबी है, जहां पर भूखमरी है। और उस गरीबी और भूखमरी को दूर करने के लिए ये जो राइट टू फूड का कॉन्सेप्ट लाया गया है, क्या ये इसे खत्म कर पाएगा? सबसे बड़ा सवाल जो अभी सक्सेना साहब ने उठाया कि हमने बिल बनाने के लिए अच्छी बातें लिख दी, लेकिन जो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैकेनिज्म, जो डिलीवरी सिस्टम, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दुरुस्त किया जाना है, क्या उसकी तरफ सरकार का ध्यान है? देखिए, अगर आप देखें कि क्या ये बिल होना चाहिए और क्या इससे इम्पैक्ट होगा, इसमें दो राय नहीं है। ये सरकार को तो न्यूनतम है, लेकिन न्यूनतम भी कानून में लाना था, करना था। इसमें सब लोग जो हैं यहाँ इस बात से सहमत हैं। सवाल है कि क्रियान्वयन अगर आप देखें तो कई राज्यों ने कर दिखाया है। छत्तीसगढ़ ने ना केवल क्रियान्वयन किया, उन्होंने तो अपना बिल भी पास कर दिया। 4 महीने पहले उन्होंने एक बहुत ही सशक्त, एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही प्रो फार्मर और प्रो कंज्यूमर बिल पास किया है, जिसमें उन सब बातें जो हम कह रहे हैं जो छूट गया है, चाहे वो कम्युनिटी किचन्स की बात हो, चाहे वो ग्रीवांस मैकेनिज्म की बात हो, सारी चीजें स्टेट असेंबली ने अपना ही बिल बना के छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी एक्ट पास कर दिया है और वहां पे हो भी रहा है। तो अगर सरकार चाहे, अगर केंद्र सरकार चाहे, अगर राज्य सरकार चाहे, अगर वो राजनीतिक इच्छा शक्ति बनाए तो ये हो सकता है। जिस तरह ब्राजील में लूला जब राष्ट्रपति थे, केवल इच्छा शक्ति के बल पे उन्होंने जीरो हंगर पॉलिसी लाया और पूरा सरकार का जो तंत्र था इसी में जुट गया। और ब्राजील का आज अगर आप देखें परिणाम जो है, उनका रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी फास्टर हुआ है और उनके कुपोषित बच्चे केवल 4% हैं। हमारे कुपोषित बच्चे हैं 46%, 10 गुना से भी अधिक, 47%, 10 गुना से भी अधिक ज्यादा। तो कैसा देश है ये, जहां आधे से ज्यादा लगभग आधे बच्चे कुपोषित हैं और जो सबसे कठिन सबक आज माताओं को और पिताओं को अपने बच्चों को सिखाना पड़ रहा है, वो सबक है कि भूख से कैसे जीना। ये जो सबक है, जो सबसे कठिन और क्रूरता से भरा सबक है, किसी भी माँ को अपने बच्चों को सिखाना नहीं पड़ना चाहिए। ये आज हमारी हकीकत है और हम गर्व करते हैं कि हम सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ये विडंबना तो आप सही है, मैं कह रहे हैं। ये हंगर इंडेक्स में भी हम 28वें नंबर, पूरे दुनिया में हम नीचे से तीसरे जगह में है। हम नेपाल से भी नीचे है, हम सब सहारन कंट्रीज से हम नीचे है। तो सब देश में हंगार घट रहा है, मगर हिंदुस्तान में इतना खर्चा, इतना कानून, इतना जो अमीरी बढ़ रहा है, हाँ। तो इसके बावजूद भी हमारा जो लक्ष्य है पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो आशा हम जगाते हैं वो सिर्फ खोखला है। हम गरीबी हटाओ का आशा जगाया, गरीबी हटा नहीं। हम 100 दिन काम देने का आशा जगाया था, सिर्फ 3.54% लोग को 100 दिन मिला, 3.54% सिर्फ। और आज अभी ये आशा जगा रहा है सबको खाना देंगे, मगर ये वही आशा वही उसका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जहाँ उसका ईमानदारी का खोट है, जहाँ उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए जनता को इन्वॉल्व करने का जो सवाल है, पंचायत को इन्वॉल्व करने का सवाल है, किसान को इन्वॉल्व करने का सवाल, कंज्यूमर को खुद को इन्वॉल्व करने का सवाल है, ये सब जो दृष्टिकोण है, ये डेमोक्रेटिकली इसको इस्तेमाल करने का कोई योजना नहीं है। ये ब्यूरोक्रेटिकली करने का कोशिश, जैसा सक्सेना साहब बताया, वो इसी तरह से कर रहा है। सवाल तो ये है ना कि अगर सब लोग केवल कमियां ही गिनाते रहेंगे तो फिर तो ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? आप जैसे लोग या आपकी पार्टी के लोग जो सरकारों में बैठे हुए हैं, उनको भी तो अपने स्तर पर आगे बढ़कर कुछ नई योजना पेश करनी पड़ेगी, कुछ नए उदाहरण पेश करने पड़ेंगे। आपकी तो सरकार भी है, क्यों नहीं आपकी सरकारों ने जो है कोई ऐसा उदाहरण पेश किया जैसा छत्तीसगढ़ पेश कर रहा है? नहीं, हमारा सरकार भी त्रिपुरा में, अभी हमारी सरकार है और त्रिपुरा में भी हम इसको लागू करने का कोशिश किया है। हाँ। ये सब जो फ्लैगशिप प्रोग्राम बेटर ढंग से, और इसको भी हम
करेंगे। कोई नई सरकार नहीं है, लगातार 3-4 बार की सरकार है। उस समय तो ये सब स्कीम ठीक से आया भी नहीं था और बहुत सारे उसके प्रॉब्लम उसके अंदर था। मुझे लग रहा है कि इसमें एक लेट अस बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदारी से कहना चाहिए कि राजनीतिक दल जो हैं, कहीं चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, ठीक है, सीपीएम तो ज्यादा कमिटमेंट रखा है प्रो पुअर योजनाओं में, त्रिपुरा में उन्होंने करके भी दिखाया है, लेकिन बाय एंड लार्ज वही सीपीएम अगर आप बंगाल में उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछले 10 साल में, तो बंगाल में बिल्कुल नहीं कर पाए, फूड राइट्स हुए, 30 साल सरकार रही बिल्कुल, तो बंगाल में वो नहीं कर पाए। मुझे लगता है जो पॉलिटिकल क्लास है भारत में, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, उनका कमिटमेंट टू रिड्यूस हंगर, टू रिड्यूस मालन्यूट्रिशन वो नहीं रहा है, और हमारे पास लीडरशिप नहीं है। जी, सब चाहते हैं कि ये सपना, ये अधिकार पूरा हो, लेकिन सवाल ये है कि उस पॉलिटिकल क्लास को कैसे ये फोर्स किया जाए कि वो इस सपने को पूरा करने में अपना सहयोग दे। सबसे बड़ी बात जो अभी तक हम लोगों ने नहीं कही है वो ये है कि हमारे देश में जो टैक्स जीडीपी रेशियो है वो बहुत कम है। 15% अगर राज्यों को और भारत सरकार को मिला लें तो टैक्स जीडीपी रेशियो सिर्फ हमारे यहाँ 15% है, जबकि और देशों में 30% 40% तक है। जब तक हम टैक्सेस नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे और योजनाएं चलाना शुरू कर देंगे तो होगा ये कि जब हम फूड सब्सिडी लाएंगे तो नरेगा का पैसा घटा देंगे, फूड सब्सिडी और बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे एसएसए का पैसा गिर गया, एनआरएचएम का पैसा गिर गया। तो इसको रोकने के लिए यही ज़रूरत है कि हम सोने पे टैक्स लगाएं, डीजल कार्स पे टैक्स लगाएं, हम डायमंड पे टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएं। जब तक हम अपना टैक्सेस कलेक्ट नहीं करेंगे, वेस्ट बंगाल का रिकॉर्ड सबसे खराब है, ये तो टैक्स कलेक्ट करते ही नहीं है। नहीं, और बहुत सारे ऐसे जो पीएचडी चैम्बर्स और अर्थ जगत के लोग हैं, बड़े उद्योगपति हैं, कहना चाहिए कि उन उद्योगपतियों की तरफ से सवाल उठाया जाने लगा जैसे ही ये राइट टू फूड की बात आई कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, 27,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बजट कहाँ से आएगा, एक साल में इतना ज्यादा बजट कहाँ से खर्च कर पाएंगे। हैं जो 5.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स रियायत में हर साल ले रहे हैं, 5.5 लाख करोड़ इस साल बजट में 5,73,000 करोड़ टैक्स एग्जेम्पशन दिया कॉर्पोरेट को। उसके अलावा भी बोल रहा है पैसा नहीं है। उसके अलावा भी अगर देखें कि एक स्टेट ने जैसे कहा कि छत्तीसगढ़ ने आपको करके दिखाया कि कैसे एफिशिएंटली डिलीवर किया जा सकता है फूड टू द पुअर पीपल, तो वही मॉडल को आप दूसरे जगह क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? छत्तीसगढ़ भी बहुत रिच स्टेट तो है नहीं। दूसरी बात छत्तीसगढ़ के बारे में बताओ। छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही सीनियर अधिकारी ने मुझे बताया कि हमारे प्रदेश में सारे विभाग जो हैं 2 कैटेगरी में बांट दिए गए हैं, वोट का विभाग और नोट का विभाग। पीडीएस जो है वो वोट का विभाग है और मिनरल डेवलपमेंट नोट का विभाग है। इधर से नोट आते हैं, इधर से वोट आते हैं। ये अलग है। लेकिन तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कम से कम इसको आइडेंटिफाई किया कि वोट के अधिकार के लिए भी हमें कुछ करने की जरूरत है। पॉलिटिकल विल था, मुख्यमंत्री ने ऊपर से नीचे तक मैसेज दे दिया कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन पीडीएस ठीक चलना चाहिए। तो वही मैं कह रहा था, जहां पॉलिटिकल विल है, डॉक्टर रमन सिंह ने पॉलिटिकल विल दिखाया। छत्तीसगढ़ सरकार की कई नीतियों से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन जहां तक कि फूड सिक्योरिटी का सवाल है, उन्होंने करके दिखाया और ये पॉलिटिकल विल का वो है। अगर राज्य सरकार इसी तरह का पॉलिटिकल विल दिखाएं या अगर भारत सरकार इसी तरह का पॉलिटिकल विल दिखाएं, हम 10 साल में भारत की तस्वीर बदल देंगे। इस बिल में भी क्या आपको भी उम्मीद है कि 10 साल में भारत की तस्वीर बदल जाएगी? बिल्कुल हो सकता है। पीपल को एम्पावर करिए, लोकल लोगों को अगर एम्पावर करेंगे तो वो अपना हक छीनेगा जैसे भी है और वो आगे बढ़ेगा। ये तो बात सही है, इस पर तो मैं विश्वास रखता हूँ। लोगों के पावर में तो मैं विश्वास रखता हूँ, सरकार के पावर में उतना नहीं विश्वास रखता, लेकिन लोगों के पावर में। लोगों को लोकल लेवल पे एक इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करिए। इस बिल में भी थोड़ा सा इंडिकेशन है कि आप लोकल लेवल पे आईसीटी के साथ साथ एक इंस्टीट्यूशंस जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वुमेन्स के ग्रुप्स, कलेक्टिव्स वे में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। जहाँ जहाँ ऐसा हुआ, तमिलनाडु के जैसे सक्सेना साहब बता रहे थे, मैंने पर्सनली देखा 1-2 जगह जहाँ वुमेन्स ग्रुप उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, वो जगह काफ़ी सक्सेसफुल है पीडीएस का सिस्टम। जहाँ ऐसे ही खाली सरकारी स्ट्रक्चर पे छोड़ दिया गया है और फेयर प्राइस शॉप्स कोई प्राइवेट बनिया जो इसको चला रहे हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम है। जहाँ लोकल लोग एक और सवाल बार बार उठाया जाता रहा है कि क्या अगर हम पीडीएस सिस्टम को, अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक कर दें, हम अगर सबको भोजन का अधिकार दे दें, तो क्या गरीबी मिट पाएगी? देखिए, अभी भी इसमें पोजीशन ये है कि जो पीडीएस से हमें गल्ला मिलता है वो हमारी रिक्वायरमेंट को सिर्फ 25% ही पूरा करता है अभी, है ना। इस बिल के बाद शायद 25 से बढ़कर 30%, 35% हो जाएगा। ये जो 25% है, इसका अगर आप ब्रेकअप देखें तो
केरल में 60% है, बिहार में सिर्फ 2% है। तो यानी कि गरीब से गरीब आदमी को बिहार में सारा का सारा अपना अनाज हमें खरीदना पड़ता है बाजार से, जबकि केरल में या तमिलनाडु में 40% खरीदना पड़ता है, 60% मिल रहा है। तो ये ज़रूर है कि थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन फिर भी इस समय हमारे पास ना तो इतना उत्पादन है, ना ही इतना प्रोक्योरमेंट है कि हम पूरी ज़रूरत पूरा कर सकें। ये 5 kg हम कह रहे हैं 5 kg देंगे, अंत्योदय परिवार को 7 kg देंगे। 5 kg का मतलब ये हुआ कि 1/3 रिक्वायरमेंट ही हम पूरा कर पा रहे हैं, और जबकि 25% 33% बाहर हैं। तो इसलिए बहुत अधिक इस पर सोचना कि इससे सारी भुखमरी ख़त्म हो जाएगी, वो नहीं ठीक नहीं है। इसके लिए भुखमरी कम करने के लिए हमें और बहुत से कार्यक्रम जो चलाने चाहिए, सैनिटेशन के या वाटर के, बहुत ज़रूरी जी। है। तो इसके अलावा क्या क्या किए जाने की ज़रूरत है, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात यहाँ पर युवाओं से भी करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अन्न योजना की। सरकार की तरफ से राइट टू फूड योजना को जल्द से जल्द अमल में लाने की कोशिश की जा रही है। इस राइट टू फूड में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि हर घर की महिलाओं के नाम पर ही राशन कार्ड होगा। इसलिए महिलाओं को और ज़्यादा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है, और इसीलिए हम पहला सवाल महिला से करना चाहते हैं। जी पूछिए। सर, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जैसा आप लोगों ने बोला कि आगे तक इस जो फूड प्लान है इसे हम लोग आगे तक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो क्या आप सबको लगता है इस वी रियली नीड अ सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन? देखिए, बहुत सही कहा आपने कि हमें उत्पादन तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उत्पादन जो है हमारा प्रति व्यक्ति उत्पादन घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमको एक्सपोर्ट भी बंद करने पड़ेंगे। आप अगर हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोरेज जो है वो 80 मिलियन टन से 60 मिलियन टन घटा है, वो इसलिए घटा है क्योंकि हमने एक्सपोर्ट कर दिया। मतलब हम बाहर के जानवरों को खिला रहे हैं, बाहर देशों की हम बायोफ्यूल की तरह अपने गल्ले को यूज़ कर रहे हैं, अपने ही देश के लोगों को नहीं खिला रहे हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ वितरण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता जी। लेकिन उसके अलावा आंकड़े ये भी कहते हैं कि तकरीबन 72% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है उनका प्रोडक्शन इंडिया में बर्बाद चला जाता है, और उसकी वजह यह है कि उनकी प्रॉपर रखने की स्टोरेज की जगह नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी समस्या है। इसलिए भी यानी माल ढोकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के दौरान भी काफ़ी सारा वेस्टेज हो जाता है। इसमें वही है, एक तो हमारा सरकार का शुरू से हमारा प्रोडक्शन जो होता है उसको स्टोरेज का कोई योजना नहीं रहता। सो कुछ बना के रख दिया और बढ़ा नहीं रहा है, और प्रोडक्शन जब बढ़ेगा उसको साथ साथ उसको बढ़ाना चाहिए था। एक योजना में इन्वेस्टमेंट हेवी होना चाहिए, और साथ साथ हमारा जो उसको प्रोटेक्शन के लिए जो साइंटिफिक रिसर्च और उसको इस्तेमाल करना, किसान को सचेत करना, ये सब काम भी करना चाहिए। तो इस पार्ट में हमारा कमजोरी है, और इसको दूर करने के लिए भारी योजना दिखाई नहीं दे रहा है। जी। अगला सवाल पूछिए। मेरा सवाल सक्सेना साहब से है। हम लोग ये बिल क्यों ला रहे हैं? क्योंकि जितने भी गरीब लोग हैं उनको खाना मिल सके। फिर भी बीपीएल जो परिवार है उनको पहले 35 किलो अनाज दिया जाता था, लेकिन इस बिल में 25 किलो अनाज क्यों कर दिया गया? ये बात सही है कि अंत्योदय परिवार को तो 35 किलो मिलेगा, बाकी को 5 किलो जो किया गया है, 5 किलो प्रति यूनिट, जो करीब करीब 25 किलो प्रति परिवार के बराबर है, वो 25 किलो किया गया है। जी। अगर हम नंबर बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। दो ही बात, क्योंकि टोटल क्वांटिटी तो लिमिटेड है। इसका मतलब यह है कि आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसमें शामिल किया गया है इसलिए क्वांटिटी कम करनी पड़ी है। लेकिन एक सवाल और है, जो फूड हैबिट है उस फूड हैबिट के हिसाब से क्या इसमें कुछ तय किया गया है कि इस इलाके के लोगों को इस तरह का खाना दिया जाए? नहीं किया गया, लेकिन तय नहीं किया गया है। लेकिन पहली बार जो मोटा अनाज है, मिलेट्स है, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लाया गया, शामिल किया गया। ये पहली बार। लेकिन ये बहुत एक छोटी पहल है, क्योंकि हमारे पास मिलेट्स का इतना प्रोडक्शन नहीं है कि जितने सारे मिलेट्स अगर जो खाना चाहें वो कहें कि हम मिलेट्स खाना चाहेंगे, उनको नहीं मिलेगा, मोटा अनाज नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी सराहनीय है कि इस बिल में कम से कम हम मोटा अनाज को वो रिकॉग्निशन चावल और व्हीट के बराबर दे सकें, जो 60 साल में हमने एकदम उसको खत्म कर दिया। जी। अगला सवाल पूछिए। एक आंकड़े के अनुसार करीब उत्तर प्रदेश और बिहार में करीब 70% आबादी ऐसी है जो बीपीएल होते हुए भी उन्हें कार्ड नहीं मिला है। तो इस अगर योजना का फायदा वो लोग कैसे ले पाएंगे फिर? देखिए, आपने सही कहा कि कार्यान्वयन बहुत ज़रूरी है, और इस समय बहुत सारे गरीब परिवार छूट गए हैं और बहुत सारे अमीरों को कार्ड दे दिया गया है।
लेकिन जब नंबर बढ़ाया जाएगा, अभी तो सिर्फ 30% व्यक्तियों को कार्ड दिया गया है, जब 30 से बढ़ाकर हम 75% करेंगे तो चांसेस इस बात के हैं कि गरीब को का जो छूटना है कम हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को इसका जो चयन करने का प्रोसीजर है बहुत अच्छा होना चाहिए। दुर्भाग्यवश जो समय प्रक्रिया चल रही है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की, वो बहुत, उससे मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूँ कि जो हम चयन कर रहे हैं वो सही से लोगों का कर रहे हैं। तो चयन करने की प्रक्रिया बहुत अच्छी होना चाहिए, और वो नहीं करेंगे तो गरीब लोग छूट जाएंगे। लेकिन चूंकि नंबर बढ़ जाएगा, तो ये भी हो सकता है कि हम 75% अगर हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये 75% यूपी में या बिहार में 80% हो, 85% हो, क्योंकि हर जगह रेशियो बराबर नहीं रहेगा। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, ये वो राज्य हैं, दोनों राज्य हैं जहाँ पर लीकेजेस बहुत अधिक हैं। बिहार में सिर्फ 2% ही जो लोग खाते हैं वो पीडीएस से प्राप्त होता है। 98% उन्हें बाजार से खरीदना पड़ता है, इतने अधिक लीकेजेस हैं। अनफॉर्चुनेटली भारत सरकार ने 2003 के बाद कोई सर्वे ही नहीं किया पता करने के लिए कि लीकेजेस कितनी हैं। उस समय जब सर्वे किया गया तो पता चला कि 58%, लगभग 60% लीकेजेस हैं इस कार्यक्रम में। उनको कम करने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये भी सही है कि कई राज्यों ने, उड़ीसा ने, हिमाचल प्रदेश ने, गुजरात ने, छत्तीसगढ़ के बात तो हो चुकी है, कदम उठाए हैं और इससे कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि हम हर साल पता करें कि लीकेजेस कहाँ हो रही हैं या क्यों हो रही हैं, ताकि उनको दूर करने के लिए। सक्सेना साहब, एक बार लीकेज का मेन कारण है कि बाजार में लोग को मिलता नहीं, बाजार है, सबको यूनिवर्सल करने से तो लीकेज का जगह नहीं था रहेगा, कौन खरीद करेगा? खरीदने वाला बाजार में है, इसलिए लीकेज करके बेचता है। इसलिए यूनिवर्सल करने से ही आप लीकेज रोक सकता, नहीं तो कुछ लोग को देंगे, ज़्यादा लोग को नहीं देंगे तो लीकेज आप रोक नहीं सकते। इसमें मेरा कहना यह है, खास करके आपने जो क्वेश्चन उठाया बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, कि जो एक्सक्लूडेड है ऑलरेडी, आप बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स, उनको रिकॉग्निशन इन सिटीजनशिप ही नहीं है, आपने कोई कार्ड ही नहीं दिया उनको, उसको कार्ड डिलीवर करने के लिए कोई लोकल लेवल पे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होनी चाहिए, नॉट ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म, जो अभी तक कर नहीं पाया और कर नहीं रहे फॉर वेरियस रीजन्स। अगला सवाल पूछिए। जैसा कि बिल में कहा गया है 67% ये कवर कर रहा है जनता को। मेरा सवाल बचे हुए 33% के लिए है कि अगर जो अनाज 67% जनता को इस तरह से किया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूट, तो बाकी बचे हुए जो 33% है उनके लिए रेट्स हैं, जो प्राइसेस हैं, वो वैसे ही इतने ज़्यादा इन्फ्लेट हुए हैं, आने वाले टाइम पे वो इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि बाद में अगर जो कवर्ड हैं जो लोग, उन लोगों को भी बाहर से अगर अनाज 10 किलो भी खरीदना पड़ा तो पूरा बिल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 3 रुपये एक जगह आप 1 किलो के दे रहे हैं, एक जगह आपको 30 रुपीज़ पर केजी देना पड़ रहा है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, चूँकि अभी भी अगर देखें तो फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो है कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स के हिसाब से 16% 17% हो जाता है, खास करके कुछ फूड आइटम्स का। तो ऐसे सिचुएशन में तो सही में मार्केट से चाहे वो गरीबों को खरीदना पड़े चाहे धनियों को खरीदना पड़े, आज के धनी जो है कल गरीब हो जाएगा। ऑलरेडी कुछ स्टडीज हैं कि पॉवर्टी रेशियो बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया है कई जगह, तो ये तो सीरियस इशू है। नहीं, लेकिन उसके अलावा एक और भी इशू है, वो ये कि महंगाई के हिसाब से क्या किसानों को उनके अनाज के दाम मिलेंगे? क्या जो ख़रीदार हैं जिनको आज 2 रुपये 3 रुपये 1 रुपये पे अनाज मिल रहा है, उनकी भी प्राइस रिवाइज होंगी? इसके लिए क्या कोई मैकेनिज्म इस बिल में है? इस बिल में कोई मैकेनिज्म नहीं है। और मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि किसानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, क्योंकि आपने ये मैकेनिज्म नहीं बनाया है। और जो हक साहब ने कहा वो हकीकत है। अब ये हो रहा है कि जो किसान, जो फार्मर्स कमीशन बना था, फार्मर्स कमीशन ने क्लियर रिकमेंडेशन किया था कि एमएसपी जो है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो जो कॉस्ट है किसान को, उसके ऊपर 50% जो है मुनाफा किसान को होना चाहिए। लेकिन 9 साल हो गए हैं फार्मर कमीशन की रिपोर्ट आए हुए। एमएस स्वामीनाथन जो हमारे सबसे बड़े एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रिपोर्ट, वो उनकी अध्यक्षता में ये रिपोर्ट बनी है। फार्मर्स कमीशन की एक भी रिकमेंडेशन को पिछले 9 साल में सरकार ने नहीं माना है। तो आपकी जो आशंका है कि किसान विरोधी एक तरह से कल्चर बन गया है, आप एकदम सही कह रहे हैं। और इस बिल में कम से कम किसान का कोई फायदा होने नहीं वाला है जी। लेकिन ये जो सरकार कह रही है कि हम ग्रीन रिवोल्यूशन लाएंगे, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप को हम बढ़ावा देंगे, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 307 करोड़ रुपए जो है वो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के लिए रखा गया है। अगर आप ये आंकड़े देखें, ग्रीन रेवोल्यूशन की आपने बात की, ईस्टर्न इंडिया में
आपने एक बजट एलोकेट किया, लेकिन अगर आप वो बजट देखें 50,000 रुपए एक गांव का आप दे रहे हैं, 50,000 रुपए पूरे गांव में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में आप क्या ग्रीन रेवोल्यूशन ला सकते हैं, ये सवाल है। चिदम्बरम साहब ने कहा कि अब हम इसको डबल कर रहे हैं, डबल कर दें तो 1 लाख रुपया हो गया। तो अगर आप एग्रीकल्चर में सीरियस इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और जो क्रेडिट बढ़ाया है इन्होंने, एग्रीकल्चर क्रेडिट बढ़ा है, सही कह रहे हैं आपकी बजट में एग्रीकल्चर क्रेडिट बढ़ा है, ये क्रेडिट किसके पास जा रहा है? महाराष्ट्र में आरबीआई का स्टडी है, अगर आप आरबीआई के फिगर्स देखें 50% एग्रीकल्चर क्रेडिट बंबई में रहने वाले लोगों को मिल रहा है। तो अगर 50% ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इज इन अर्बन एरियाज, तो फिर कैसे होगा? ऐसा देखिए, एग्रीकल्चर में 3-4 सेक्टर्स ऐसे हैं जहां अच्छा काम हुआ है। एक तो हॉर्टिकल्चर, दूसरा है फिशरीज और तीसरा है पोल्ट्री। इनमें तो ग्रोथ अच्छी हुई है, लेकिन जो क्रॉप एग्रीकल्चर है जहां पर कि अधिकतर किसान निर्भर हैं, उसमें जो है वो इंडेक्स नंबर प्रोडक्शन का नहीं बढ़ रहा है। क्या इस बिल में कोई रिसर्च प्रावधान भी शामिल किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के खतरे को कैसे समझा जाए? क्योंकि ज़्यादातर विकास योजनाओं के साथ, हमारे भारत के विकास योजनाओं के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही होती है कि रिसर्च को शामिल ही नहीं किया जाता। मनरेगा को लागू कर दिया जाता है और उससे ऐसी योजना ऐसे विकास कार्य होते हैं कि एक ही तालाब को बनाओ, फिर उसको भर दो, फिर नया तालाब खुदवाओ। तो क्या इस बिल में भी वैसे ही है कि कोई जो आने वाला खतरा है उसके बारे में जानकारी है कि नहीं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। क्लाइमेट चेंज इस बिल में क्या, उसके खिलाफ कुछ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन जिसे हम कहते हैं, क्या इसमें है? नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग पे एग्रीकल्चर का क्या इम्पैक्ट होगा? नहीं है। नहीं है क्योंकि ये बिल का इंटेंट ही ये नहीं था। उसके लिए हमें शायद और लेजिस्लेटिव मेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। दिस बिल इज नॉट अबाउट एग्रीकल्चर, दिस बिल इज नॉट अबाउट फार्मर्स, दिस बिल इज नॉट अबाउट resilient livelihoods, nor about climate change mitigation, nor is it about nutrition security. This is only a bill for food entitlements. और ये खतरा है कि अगर आप इन सब फैक्टर्स को नहीं देखेंगे तो एंटरटेनमेंट भी मिलेगा नहीं। आप अपना सवाल पूछिए। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, उन्होंने यह बोला था कि रूरल एरिया में अगर 1 रुपया भेजते हैं तो उसमें से सिर्फ जनता के पास 15 पैसे जाते हैं, बाकी का 85% कहाँ जाता है? नहीं, इसमें जो राजीव गांधी जी ने कहा था ये बहुत बड़ा भ्रम है कि राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि केवल जो 85% है वो भ्रष्टाचार में चले जाता है। वो नहीं था उनका तात्पर्य। वो एक स्टडी हुई थी जिसमें वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करप्शन नहीं है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि जब भी गरीब के लिए कोई सरकार योजना बनाती है तो करप्शन का मुद्दा लोग हाईलाइट करते हैं, लेकिन डिफेंस में भी करप्शन है। क्या हमने हथियार खरीदने बंद कर दिए हैं? आए दिन डिफेंस में करप्शन के मुद्दे आते हैं। कॉर्पोरेट जगत, कंपनियों में आप देखिए कितना करप्शन हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में कितना करप्शन है, आए दिन स्कैम आते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में दुनिया भर में एक के बाद एक देश का दिवाला पिट रहा है वहां के करप्शन की वजह से, लेकिन उस पर हम आपत्ति नहीं करते हैं। लेकिन जब गरीब के लिए होता है तब हम करप्शन की बात उठाते हैं। ऐसा है बेअर जी कि इस चीज़ को और थोड़ा दूसरे तरह से भी लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम सीरियस है आज के दिन में और बढ़ रहा है। तो इसके लिए इस बिल में जो प्रावधान है कि 100 साल ऑडिट होगा और एक इस तरह का इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किया जाएगा लोकल लेवल, SHG वगैरह का, सारे वुमेन्स ग्रुप का, तो उससे कुछ कम होगा। ये मुझे विश्वास है कि कुछ कम होगा, क्योंकि सब लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। और पार्टिसिपेटरी सोशल ऑडिट अगर हो, इम्पोज नहीं ऊपर से, तो बहुत फर्क पड़ेगा जी। खाद्य सुरक्षा का जो पूरा दारोमदार है वो बेसिकली PDS सिस्टम पर आधारित है। आपको नहीं लगता ऐसा कि प्राथमिकता वाले इन सामान्य परिवारों की पहचान में गड़बड़ी हुई तो इस योजना का लाभ जो है अपात्र लोगों को मिलना तय है? इसमें आज की तारीख में ये है कि 2000 की जनसंख्या 92-93 का पावर्टी सर्वे किया जा रहा है। अब जो बिल में कहा गया है इसका पावर्टी लाइन से कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात ये, जनसंख्या जो है इस समय जो जनसंख्या 2011 की, उसके बेसिस पर 75% रूरल एरियाज में और 50% अर्बन एरिया में किए जाएंगे। पावर्टी लाइन चाहे 23% हो या 30% हो, उसका कोई मतलब नहीं तो है। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह हो गई कि उन लोगों की पहचान कैसे होगी जो वाकई गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो भूख से तरस रहे हैं, उनकी पहचान कैसे होगी। अगर इस पहचान को सही तरीके से कर लिया गया और सभी लोगों को जितनी अनाज देने की कम से कम वादा किया जा रहा है उतना भी पहुंच गया, तो इस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित मानी जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जो अपनी तरफ से मंशा दिखाई है, कम से कम उस मंशा पर कुछ कदम आगे जरूर बढ़ेगी। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया। नमस्कार।